और रही आप बात करें हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, तो पूर्व विधायक की कई कंप्लेंटें ऊपर तक गई हैं। आप समझिए कई कंप्लेंट गई हैं, भले वो लोकसभा चुनावों को लेकर लगा लीजिए या किसी और चीज़ को लेकर लगा लीजिए, उसमें अगर वो पूर्व विधायक है तो पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मुझे पता लगा है, मैं को किसी जैसे कई हम कांग्रेस के लीडरों से मिलते हैं सब चीज़ें, तो मुझे बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ कई कंप्लेंटें दी गई हैं ऊपर। इसके मद्देनजर रखते हुए उनके लड़के को जिलाध्यक्ष से भी हटा दिया गया। तो कोई भी विधायक, ऐसा नहीं होता, कई बार सरकारें आती जाती है, विधायक की काफ़ी ताकत होती है, अगर वो काम करवाना चाहे, अपने क्षेत्र के लोगों का काम करवाना चाहे, तो ठोस तरीके से जाके किसी अफसर से कहे, तो कौन से अफसर की मजाल है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावों का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, विधानसभाओं के संभावित पद प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। प्रत्याशियों की अगर लिस्ट की बात करें तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। बताया जाता है कि 90 विधानसभाओं पर 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। इसी कड़ी में बहुचर्चित तिगांव विधानसभा से भी एक और बड़े प्रत्याशी ने आवेदन कर दिया है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले बता देना चाहता हूं कि तिगांव एक ऐसी विधानसभा है जहां से हमेशा पूरी फरीदाबाद की राजनीति को दिशा निर्देशित किया जाता है। बात अगर करें बड़े नेताओं की तो यशपाल नागर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बताया ये जाता है कि यशपाल नागर तिगांव की राजनीति में ही नहीं, पूरे फरीदाबाद की राजनीति में उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं कि ना जाने कितने विधायक रहे हों या आज के मंत्री यशपाल नागर के आशीर्वाद से बने हैं। आज उन्हीं के सपुत्र रोहित नागर ने तिगांव विधानसभा से विधानसभा का आवेदन कर दिया है और ये आवेदन तिगांव की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि रोहित नागर युवा हैं और युवाओं की कांग्रेस में अच्छी खासी जगह है। जब से कांग्रेस का राहुल गांधी ने कमान संभाली है तब से युवाओं को प्रिविलेज मिल रहा है और आज वही युवा रोहित नागर मेरे साथ हैं। आइए बात करेंगे उनसे, कितनी मजबूत है उनकी दावेदारी। स्वागत करते हैं सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए मेरे वक्तव्य लेने के लिए। खबर है कि आपने तो आवेदन कर दिया तिगांव से, क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल मैंने आवेदन करा है और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना आवेदन किया है। ये तो अपना अधिकार है, और भी लोगों ने जिस तरीके से आप सभी आवेदन करा है कि हम वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो पार्टी फैसला लेगी किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। रोहित जी, कितनी मजबूत दावेदारी आप मानते हैं तिगांव से, क्योंकि तिगांव एक ऐसी विधानसभा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी, वोटों के हिसाब से भी, राजनीतिक मायने के हिसाब से भी बहुत बड़ी है। और कहा यह जाता है कि आपके पिताजी जो यशपाल नागर रहे हैं, उन्होंने तिगांव की राजनीति में ही नहीं, पूरे फरीदाबाद की राजनीति में अहम योगदान दिया है। आज आप उनके वारिस के तौर पर खड़े हो रहे हैं, उनकी राजनीतिक विरासत आप संभालने की तैयारी कर रहे हैं। कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को और कितना मजबूत मानते हैं कि आपको पिताजी का आशीर्वाद भी साथ मिल जाएगा? देखिए, पिछले आप समझिए कि 30-35 साल से मेरे पिताजी लोकसभा की राजनीति करने आए हैं। और रही मेरी बात, आप तिगांव विधानसभा की बात करते हैं तो तिगांव जिस नाम पे विधानसभा का नाम रखा गया है तिगांव मेरा गृह गाँव रहा है। और तिगांव कोई छोटा गाँव नहीं, तिगांव एक ऐसा गाँव है जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। मैं अपनी बिरादरी को पहले तो अपने गांव के हक से मांगता हूं कि मेरे गांव में आप समझिए कि इतने 36 बिरादरी का समाज रहता है, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उस गांव से मैं आता हूं। पहली उम्र छोटी होने के कारण से शायद मैं कहता हूं कि मैंने पिछली बार पार्टी में अप्लाई नहीं करा था, क्योंकि मुझे पार्टी में सक्रिय होते हुए 10 साल हो गए राजनीति में, 10 से 12 साल हो गए। मैंने यूथ कांग्रेस की राजनीति करी और यूथ कांग्रेस के बाद मैंने प्रदेश लेवल की राजनीति करी। और जहाँ तक बात है, जहाँ तक आज मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोगों की समस्या को सुनता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कोई लोग परेशान है आज मेरे क्षेत्र में, तो वो युवा बेरोजगारी के कारण परेशान है। तो आज मुझे लगता है कि अगर पार्टी किसी युवा को मौका देगी, युवा को आगे लाने का काम करेगी, जैसे राहुल जी पहले भी और भी प्रदेशों में देखे तो टिकट काफ़ी सारे युवाओं को टिकट मिले, तो मैं इसलिए अपनी दावेदारी मजबूत रखता हूँ। एक तो अपने गाँव के नाम से, एक मुझे पता है युवाओं की आवाज़ उठाने में मैं सक्षम रहूँगा। मैं क्षेत्र में आता जाता रहता हूँ, सबके दुखों में आता हूँ, सबके खुश के मौके पे जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसलिए मैं अपनी दावेदारी बिल्कुल ठोस तरीके से अपनी दावेदारी में आजमाता हूँ पार्टी के उस पर। इस दावेदारी में आप ये देख रहे हैं कि यशपाल नागर जी जो आपके पिताजी हैं, उनके यश की वजह से, या आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी भागीदारी भी समाज में रही है? आप युवा हैं भले ही, लेकिन आपने भी वो जगह बना ली है कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक रही पिताजी की बात, तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 30-35 साल जो पिताजी ने मेरे को आप समझिए सब कुछ छोड़ने के बाद उस समाज को समय दिया।
और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ठीक है पिताजी का सहयोग के बगैर मैं कहता हूँ कि ठीक है आदमी कई बार आगे नहीं बढ़ पाता, बट मैं कहता हूँ एक तो पिताजी का सहयोग और ऊपर से मेरी अपनी मेहनत रही। यूथ कांग्रेस में जब भी मेरी कुछ पार्टी ने ड्यूटी लगाई या किसी और प्रदेश में ड्यूटी लगाई तो वहाँ जाके काम मुझे करना पड़ा। आज हरियाणा सरकार में आप लगाइए कि अग्निवीर योजना की बात हो तो युवाओं को लेकर डीसी को ज्ञापन मेरा दिया गया। आप समझिए पिताजी की, ठीक है पिताजी ने एक विरासत दी है, उस विरासत को या तो आगे बढ़ाना है उसको ख़त्म करना है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर है। अब आज मेरे पिताजी ने अगर वो समाज के लिए जिस राजनीति के जिस कदम पे मेरे पिताजी चले हैं तो उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है कि समाज की सेवा के लिए हमें आगे बढ़ाना है। और मैं कहूँ कि सिर्फ अगर मेरे पिताजी के नाम से आज किसी का नाम चल जाएगा तो आज समाज ये देखता है कि ठीक है पिताजी का नाम भी जरूरी है कि उसके बगैर कुछ नहीं होता, पर आज समाज ये भी देखता है कि अपनी मेरी खुद की कितनी मेहनत है। आज किस समाज के बीच में अगर मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा सिर्फ ठीक है मेरे पिताजी के भरोसे में बैठा हूँ, तो ऐसा काम नहीं चलता। आज समाज में जाके मैं अपने समाज की, अपनी विधानसभा की आवाज़ आज से नहीं पिछले 10 साल से उठाता रहा हूँ, 10 से 12 साल से मैं अपनी आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो टूटी हुई सड़कों को लेके हो, चाहे बेरोज़गारी को लेके हो, या किसी और अग्निवीर योजना को लेके, जब मेरे इलाके से कितना आदमी था, आज हम इलाके में जाते हैं तो पहले बच्चे दौड़ लगाए मिला करते थे, आज कोई बच्चा आपको सुबह दौड़ लगाता नहीं मिलेगा। इस सरकार की इतनी विफल योजनाएँ रहीं, सरकार से इस मेरे क्षेत्र की जनता या पूरे हिंदुस्तान की जो युवा थे जो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, आज वो इतना दुखी आ चुके हैं कि जिनकी कोई मैं हद नहीं कह सकता। तो उनको लेके मैंने ज्ञापन सौंपा गया डीसी जी को। अब वो तो सरकार के ऊपर है, क्योंकि देखिए जहाँ हमारी सरकार होती तो अग्निवीर योजना को हम हटाने का काम करते। अब सरकार, मैं कहता हूँ मोदी जी को, आप इस लोकसभा के चुनाव में जो सीटें उनकी कम हुई, इस देश की जनता ने उनको जवाब देने का काम करा। जो मोदी जी का अहंकार था, अहंकार को गिराने का काम करा। आप देखिए जितने भी न्यूज़ और मीडिया वाले पोर्टल थे, सब कोई कह रहा था 350 पार, कोई कह रहा था जी 400 पार हो जाएंगे जी, 300 पार। मैं कहता हूँ वहीं बीजेपी की सरकार अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई। वो बहुमत इसलिए साबित नहीं कर पाई क्योंकि झूठों के पुलिंदे सिर्फ मोदी सरकार ने आज इस देश को कुछ दिया है तो बेरोजगारी की मार दी है, महंगाई की मार देने का काम करा है। आज इस देश की जनता भाजपा की सरकार को इस हार का बदला पब्लिक ने अपनी वोट की ताकत से देने का काम करा है। और मैं नहीं मानता कि ये सरकार को 1.5 से 2 साल से ऊपर लंबी सरकार चलेगी। जो चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, जो नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस हुआ है, उसके बदले उनको करोड़ों रुपए दिए गए हैं। रोहित जी, टिकट की दावेदारी अगर हम समझना चाहें तो जैसा कि आपने कहा पिताजी के माध्यम से भी वहाँ भी आप मजबूत नज़र आते हैं। ठीक है, आपकी युवा की भागीदारी है, आपने काम किया, ये भी समझ में आती है। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, इस पर कोई बात हो नहीं सकती, सवाल हो नहीं सकता। चौथा सवाल बड़ा, हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा क्या? देखिए, हाईकमान सब आकलनों को मिलाता है। हाईकमान सब चीज़ को देखता है कि मैंने आज क्षेत्र में अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ को उठाया नहीं उठाया। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब आज पब्लिक, आप समझिए मेरे जो बड़े नेता हैं, मेरे पिताजी ने जहाँ तक लोकसभा की बात रही तो लोकसभा में अपनी पूरी आवाज़ उठाई। किसी कारण आप समझिए पार्टी ने जो फैसला लिया टिकट नहीं मिल पाई, बट कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ में आश्वस्त किया कि कहीं भी अगर पार्टी उस चीज़ को सारा एंगल से देखेगी, सर्वे कराया जाएगा तो पार्टी उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे टिकट देने का काम करेगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता पहचानती है कि आज इस क्षेत्र को, तिगांव विधानसभा को युवा की जरूरत है। और रही आप बात करें, हमारे पूर्व विधायक रहे हैं तो पूर्व विधायक की कई कंप्लेंटें ऊपर तक गई हैं। आप समझिए कई कंप्लेंट गई हैं, भले वो लोकसभा चुनावों को लेकर लगा लीजिए या किसी और चीज़ को लेकर लगा लीजिए। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पार्टी दूसरे कैंडिडेट को मैं युवा के तौर पर प्रेफरेंस देगी ज़रूर पार्टी। और मुझे अपने बड़े लीडरों से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे टिकट देने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और बाकी वो फैसला जब कांग्रेस पार्टी करेगी वो पता लगेगा। स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा, ये मेरा अगला सवाल हो सकता था, होने ही वाला था कि आपने उसको कह ही दिया है। पूर्व में विधायक रहे हैं ललित नागर, विधायक भी रहे हैं, पहले हार गए, वैसे 2 बार हार गए। चर्चा तो अब ये भी चल रही है कि 2 बार हारे हुए को नहीं मिलेगा, ये कारण रहेगा अगर उनका टिकट कटेगा, या वो कारण रहेगा जो लोकसभा वाली बात अभी आपने कई चर्चाओं में थी कि लोकसभा में जिसने जो किया है कांग्रेस पार्टी भी उसको सबक सिखाने वाली है। क्या ये सच्चाई है? क्या कहना चाहते हैं इसको? देखिए, जिस भी आदमी ने पार्टी के खिलाफ काम किया उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। आप समझिए, उसमें अगर वो पूर्व विधायक है तो पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई और आदमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मुझे पता लगा है, मैं को किसी, जैसे कई हम कांग्रेस के लीडरों से मिलते हैं सब चीज़ें, तो मुझे बताया गया कि पूर्व विधायक के खिलाफ कई कंप्लेंटें दी गई हैं ऊपर लोकसभा चुनावों को लेके या किस तरीके के उस पर। इसके मद्देनजर रखते हुए उनके लड़के को जिलाध्यक्ष से भी हटा दिया गया। बड़ी खबर थी, आप बता रहे लास्ट नागर जो थे उनको जिलाध्यक्ष भी हटाया, तो क्या वो यही कारण था? देखिए, कारण ये भी था और दूसरा कारण जो मुझे पता लगा कि यूथ कांग्रेस में वो काफ़ी एक्टिव भी नहीं थे। आप समझिए, आज हम भी यूथ कांग्रेस में रहे, मैंने भी यूथ कांग्रेस की राजनीति करी, जिले में भी करी, प्रदेश में भी राजनीति करी, कभी हमें तो ऐसे नहीं हटाया गया। अक्सर ये रहा जाता है कि जब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो जिलाध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है,
अगर वो कार्य नहीं करते तब उसको हटाया जाता। तो पहले भी उनकी कंप्लेंटें रहीं, पहले भी कंप्लेंट में शायद कहीं ना कहीं किसी सिफारिश से समझ लिए कि उनको हटाना रुक गया। बट अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के नज़र रखते हुए उनको हटाया गया। एक वो बल्लभगढ़ से हैं, हमारे साथी हैं चुन्नू राजपूत जी, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िले में अच्छी तरीके से काम करेंगे, पार्टी को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी का भी सही, मेरा हो या ललित नागर जी का हो या उनके बेटे का सुपुत्र का हो, तो मैं कहता हूँ किसी का भी कांग्रेस पार्टी उसको बिल्कुल ध्यान से देखेगी, और जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसको हटाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। नागर साहब, हरियाणा में गुटबाजी भी चलती है कांग्रेस की कहीं ना कहीं, भले ही वो मतभेद नहीं होंगे, मनभेद नहीं होंगे, लेकिन गुटबाजी अपने अपने समर्थक और सपोर्ट तो होते ही हैं। तो रोहित नागर किस गुट के आदमी है? हुड्डा गुट, शैलजा गुट या कोई और गुट? देखिए, जहाँ तक गुटों की बात करी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक है। आप समझिए, जब एक बड़ा घर कुनबा होता है तो बड़े घर कुनबे में एक भाई कुछ करता है, दूसरा भाई कुछ करता है, बट लास्ट में आप आके देखो तो दोनों भाई घर को मजबूत करने का काम करते हैं। आज यही काम हुड्डा साहब कर रहे हैं, यही काम शैलजा जी कर रही हैं, यही काम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करने का काम कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे किसी गुटों को मेरा का कहना कि मैं इस गुट में, मैं उस गुट में, मैं नहीं मानता। मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं कहता हूँ मन मिलता है कि आज ठीक है, शैलजा जी हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो तो हर लीडर का मन होता है कि किस लीडर से मिला होता है। तो मैं गुट की बात नहीं करता, बिल्कुल हमारा रणदीप जी से मन मिलता है, शैलजा जी से मन मिलता है, और वैसे हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो गुटबाजी कहीं ऐसी गुटबाजी नहीं है। सारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार से लोग दुखी आ चुके हैं, भाजपा के लोग बौखला चुके हैं, भाजपा के लोगों में आज इतना डर बैठा हुआ है जिसके कारण भाजपा को अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया। कांग्रेस ने कैंपेन चलाया था, हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब टाइटल दिया गया, पूरे हरियाणा में चला। जो भी लोग थे जिन्होंने भी अपने अपने कैंपेन के इसी नाम से किए, लेकिन तिगांव में ललित नागर ने कहा कि तिगांव मांगे हिसाब। क्या इसको एक नया गुट मान लें? क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब देखिए, वो गुट में किसके लिए काम कर रहे हैं मैं नहीं मानता। उनकी अपनी पर्सनल राय है, वो किस एवज में घूम रहे हैं, क्या वो सांसद जी के खिलाफ हैं या नहीं हैं, वो तो उनकी अंतरात्मा बता सकते हैं कि सांसद जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। आप समझिए, जब हम इलाके में काम करते हैं तो हम भाजपा के लोगों की, भाजपा के जितने भी लोग हैं जो पार्टी की, आप समझिए, इस देश के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं किसी के उनके लिए मैं पर्सनल नहीं कहना चाहूँगा, बट कहीं ना कहीं अगर वो किसी का साथ दे के इसको काम को कर रहे हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी और के इशारे पे काम किया जाए। आप कांग्रेस पार्टी में रहें तो मेरी उनको एक ही सलाह होगी कि आप कांग्रेस पार्टी का नाम लीजिए, और कुछ ना सांसद ने कसर छोड़ी, ना किसी विधायक ने कसर छोड़ी, तो अकेले विधायक को क्यों लपेटते हो? जब आप जबान पर नाम आता तो सांसद जी का भी नाम लीजिए, क्योंकि इस इलाके को लूटने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। तिगांव विधानसभा से लोकसभा में एक बड़ी हार मिली, 50,000 के आसपास लगभग। उन वोटों को आप कैसे देखेंगे? अगर आपको टिकट मिलता है, आप मैदान में जाते हैं, तो कैसे ये सीट निकल पाएगी? क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस की स्थिति खराब है? 50,000 वोटों का डिफरेंस था। देखिए, जहाँ तक आप इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद कोई पार्टी के ही कार्यकर्ता ऐसे रहे। मैं कहना चाहूँगा कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से, और कहीं लोगों को थोड़ा बहुत कुछ और नरेंद्र मोदी के झूठों पर विश्वास हुआ लोगों को कहीं ना कहीं करके, तो इसके कारण करके वो हमें, आप समझिए, लोकसभा में हार देखने का काम करा। और इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि जो आप आज सांसद चुने गए हैं उन्होंने पैसे से लोगों को खरीदने का काम किया। आप समझिए, आज हमारी तिगांव विधानसभा में गैर कानूनी कॉलोनियाँ इतनी काटी गई हैं, और वो सब उनके पार्षद गैर कानूनी कॉलोनियाँ काटने का काम कर रहे हैं। और उन कॉलोनी में मैं कहता हूँ ठीक है, गरीब आदमी रह रहा है जो आज घर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कॉलोनियों में रह रहा है, बट आपने अगर उनको मैं सांसद साहब से पूछना चाहता हूँ, वो कॉलोनियाँ तो आपके जो भी आपके चेले चौटे आपके लिए काम करते हैं, उन्होंने कॉलोनियाँ तो काट दी। आज क्या वहाँ सड़कें हैं? ना वहाँ सड़कें हैं। वहाँ आप कोई सी बारिश हो जाती है, अभी बारिश हुई है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, ना वहाँ पे बिजली है। और आधार, आप ये समझिए, कोई आधार कार्ड, कोई कौन सी आइडेंटिटी, नए कार्ड आपने ऑनलाइन इशू कर दिए हैं। ना उन लोगों के, आधे लोगों के कोई ऑनलाइन कार्ड नहीं बन पाते। कई लोग ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऑनलाइन जाके उन कामों को नहीं कर पाते। तो आप समझिए, मैं पूछना चाहता हूँ, तो उनकी आइडेंटिटी क्या है? आपने कॉलोनियों में काट के उनको घर तो दे दिए, पर उनका एड्रेस कहीं रजिस्टर तो है नहीं। तो जब उठाई जाए तो पूरी बात उठाई जाए, ऐसे नहीं उठाया जाए कि नहीं सिर्फ एक आदमी को लेके। आज भाजपा के सांसद के खिलाफ भी हो या विधायक के खिलाफ हो, सबके खिलाफ जो आदमी क्षेत्र की जनता के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आप एक के खिलाफ बोल रहे हो, दूसरे के खिलाफ भी बोलो, या तो दूसरे के साथ साठगांठ हो तो उस चीज़ को बता दीजिए कि मेरी दूसरे के साथ साठगांठ चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स
राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। क्या रोहित नागर भी ये कहते हैं कि हर हाल में सरकार बनेगी? हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मैं कहता हूं कि आप समझिए कि 65 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आने जा रही है हरियाणा में। मैं हरियाणा में कई और प्रदेशों में भी घूमा हूँ, मतलब आप समझिए हरियाणा के कई और ज़िलों में भी घूमा हूँ। कई और ज़िलों में मैं घूम के सबसे बात होती रहती है, सबसे आप समझिए कि 52 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पे कांग्रेस की लीड रही है विधानसभाओं में। आज मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ 52 विधानसभा में हमारी लीड रही है, हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आप समझिए आज भी मैं कहना चाहूँगा कि खट्टर साहब को मुख्यमंत्री के तौर पर हटा दिया, आपने नायब सैनी जी को बैठाना तो दिया मुख्यमंत्री, बट क्या आज भी लोग जाके जो हाजिरी भर रहे हैं वो खट्टर साहब के पास भर रहे हैं? तो क्या आपके नायब सिंह सैनी जी एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे खड़े हैं क्या? तो इसलिए लोग आज समझिए, आज आने वाला समय कांग्रेस का है। 2 से 2-2.5 महीने बचे हैं चुनाव में। पूरे हरियाणा की जनता, मेरे तिगांव विधानसभा के लोग, पूरे फरीदाबाद लोकसभा के लोग कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने जा रहे हैं। और जहां आपने 50,000 के अंतर की बात करी तिगांव विधानसभा की, तो अंतर सब कम हो जाते हैं। पब्लिक जब दुखी आती है ना, आप समझिए, ये नेताओं की ठीक है लहर, ठीक है अलग बात हो जाती है, पार्टी की लहर, बट जब पब्लिक किसी से त्रस्त आ जाती है, लोगों के आप समझिए बेरोजगारी से दुखी आके, सब महंगाई से दुखी आके, आज इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस को जिताने जा रही है। आने वाला समय कांग्रेस का आने जा रहा है हरियाणा में। रोहित जी, आखिरी सवाल पर्सनल लेंगे। अगर आपको मौका मिलता है और आप विधायकी में जाते हैं, यानी दावेदार होते हैं, तो सबसे कम उम्र के दावेदार होंगे, और अगर आप विधायक बनते हैं तो सदन में आप सबसे कम उम्र के विधायक हो जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ उम्र से ज़्यादा आदमी का एक्सपीरियंस काम आता है। कई लोग कह देते हैं ठीक है आपकी उम्र है, और कहीं ना कहीं आदमी का कुछ काम आता है इस लाइफ में, तो एक्सपीरियंस काम आता है। एक्सपीरियंस मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूर्ण मेहनत करी, जो मुझसे हुआ क्या मैंने हमेशा अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई है। और अगर उसके लिए मुझे पुलिस के लाठी डंडे भी खाने पड़े तो मैंने उसके लिए पुलिस के लाठी डंडे भी खाए। मैं कभी पीछे नहीं हटा अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए। मुझे कभी भी जब भी किसी ने याद करा, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए रात को 2 बजे भी उनके बीच में खड़ा रहा हूँ। आज भी आवाज़ उठाता रहा हूँ। और अगर उसका मुझे मौका विधानसभा में मिला गया कि पार्टी मुझे टिकट देती है, तो वही काम मैं पूरी ठोस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाना, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उस विधानसभा में मुझे कैसे आवाज़ उठानी है, किस तरीके से करना है। 2 तरीके के नेता होते हैं, एक कहता है इस काम को कर देना और इस काम को देख लेना। मैं देख लेने वालों में से नहीं हूँ। अगर मेरे क्षेत्र, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं विधायक बन के विधानसभा में जाता हूँ, तो मुझे पता है कि अपने क्षेत्र की जनता मुझे कहना इस काम को कर देना, कोई भी अफसर होगा और नहीं करेगा तो तेरे दफ्तर पे आके मैं बैठ रहा हूँ। तो कोई भी विधायक, ऐसा नहीं होता, कई बार सरकारें आती जाती है, विधायक की काफ़ी ताकत होती है। अगर वो काम करवाना चाहे, अपने क्षेत्र के लोगों का काम करवाना चाहे, तो ठोस तरीके से जाके किसी अफसर से कहे, तो कौन से अफसर की मजाल है जो काम ना करे। रोहित जी, सवाल और बहुत सारे हैं मन में, समय की बाध्यता है, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे, आपने समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहित नागर, जो युवा होने के साथ साथ यशपाल नागर जी के अनुभवों के आधार पर टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। कितनी मजबूत है रोहित नागर की दावेदारी, ये देखना होगा। नज़र हमारी बनी है, जुड़े रहें हमारे साथ। और भी खबरों के लिए नमस्कार।